नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी बुक पर। आज हमारी इनइक्वालिटी की क्लास नंबर 4 है। आज मैं आपके सामने भी अपोजिट फेसिंग को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं कल की क्लास में अपोजिट फेसिंग पर चर्चा की थी, लेकिन वे सिंपल क्वेश्चन थे। आज मैं आपके सामने कथन को मर्ज करके बताऊंगा। जब कथन अलग अलग दिए होंगे तो उनको एक साथ मर्ज कैसे करेंगे, आइए चर्चा करते हैं। जैसे P छोटा है बड़ा है Q से, Q छोटा है बराबर है R के, R बड़ा है बराबर है S से, S बड़ा है बराबर है T के, T बराबर है U के और U बड़ा है V से। ये हमें क्या दिया? एक स्टेटमेंट दिया। ये हमने स्टेटमेंट कल की क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन आज मैं फिर से एक बार आपका रिवीजन कराऊंगा। बात इसकी हुई P और Q के बीच की बात हुई, यानी जब P और Q के बीच की बात हुई तो फेसिंग कैसी है? अपोजिट फेसिंग है। और अपोजिट फेसिंग के मापने के केवल 3 पैमाने होंगे। या तो कोई व्यक्ति किसी से बड़ा होगा, या कोई व्यक्ति किसी से छोटा होगा, या कोई व्यक्ति किसी के बराबर होगा। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते तो आप उसे मतलब कि आपके साथ रह रहा हो, लेकिन आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में? या तो व्यक्ति मेरे से छोटा है, या बड़ा है, या बराबर है। लेकिन केवल एक बात ही सही होगी, या तो बड़ा होगा, या बराबर होगा, या छोटा होगा। जैसे P और U के बीच की बात हुई, P और U के बीच में हमें क्या मिल गया? अपोजिट फेसिंग मिलेगी। और अपोजिट फेसिंग में मापने के 3 पैमाने होंगे। P U से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। क्या इस पहले निष्कर्ष में क्या दिया? P U से छोटा भी है और बड़ा, P U से छोटा भी है और बराबर भी है। और दूसरे निष्कर्ष में फिर से क्या कह दिया? P U से बड़ा है। लेकिन ये दोनों निष्कर्ष कैसे होंगे? हमारे गलत होंगे। इसमें दोनों निष्कर्ष तो हमें क्या दिए? एक में तो दे दिया P U से छोटा और एक में P U के बराबर, लेकिन इसमें भी क्या दिया हमें? P U से छोटा ही दे दिया। अगर यहाँ पे P U से बड़ा हो जाता तो यहाँ इन दोनों पर किसका निर्माण हो जाता? आइदर होगा। इसीलिए निष्कर्ष 1 भी गलत है और निष्कर्ष 2 भी गलत है। निष्कर्ष नंबर 3, निष्कर्ष नंबर 3 पर मैं आपके सामने बात करूं। बात किसके बीच की है? Q और U के बीच की बात। Q और U के बीच की बात हुई तो हमें क्या मिले? अपोजिट फेसिंग, यानी इक्वल टू के होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। Q और U के बीच में जब अपोजिट फेसिंग है तो हमें क्या मिलेगा? बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। लेकिन निष्कर्ष 3 में केवल हमें 2 ही बात की। Q U से छोटा है, बराबर है, लेकिन बड़ा भी तो हो सकता है। इसलिए अधूरा निष्कर्ष हमेशा कैसा होगा? अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। अब बात करते हैं Q निष्कर्ष नंबर 4 की। Q और V के बीच की बात। जब Q और V के बीच की बात दी, Q U के बीच में क्या अपोजिट फेसिंग है? जी सर, अपोजिट फेसिंग हो गई। जब अपोजिट फेसिंग हो गई तो बड़ा भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। लेकिन Q U से क्या है? Q U से छोटा है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी। इसीलिए निष्कर्ष नंबर 4 भी कैसा होगा? निष्कर्ष नंबर 4 भी गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 5 की बात करो, निष्कर्ष नंबर 5 की बात करो अगर मैं, T और Q के बीच का संबंध हुआ, T और Q के बीच का संबंध हुआ। जब T और Q के बीच का संबंध होगा, जब T और Q के बीच का संबंध होगा तो अपोजिट फेसिंग होगी। और अपोजिट फेसिंग में मैंने आपको बताया था बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। लेकिन T Q से छोटा भी है, T Q से बड़ा भी है, लेकिन T Q के बराबर नहीं है। इसीलिए निष्कर्ष नंबर 5 और निष्कर्ष नंबर 6 भी कैसा होगा? निष्कर्ष नंबर 6 भी गलत होगा और 5 भी गलत होगा। अगर मैं आपके सामने निष्कर्ष नंबर 7 की बात करूं, T P और T के बीच की बात करूं, जब मैं आपके सामने P और T के बीच की बात करूंगा, P और T के बीच में अपोजिट फेसिंग हो गई। और अपोजिट फेसिंग में हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा या छोटा भी होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, P T से बड़ा भी है, P T से छोटा भी है और P T के बराबर भी है। यानी निष्कर्ष नंबर 7 में क्या होगा? आइदर और का निर्माण होगा। आइदर और तो या तो
7 सही है या 8 सही है, यानी या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर है। यानी ये क्वेश्चन मैं कल की क्लास में बताया था, आज की क्लास में केवल आपका रिवीजन करने के लिए। जो आज की मेन क्लास थी वो हमें निष्कर्ष कथन को मर्ज करने वाली बात थी, यानी हम कथन को कैसे मर्ज करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ए बड़ा है बराबर है बी से, बी बड़ा है सी से। ए बड़ा है बराबर है बी से, बी बड़ा है सी से। इन दोनों कथन में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों कथन में सी कॉमन है, तो हमें ये कथन सी से जोड़ना होगा। सी से जो यहां तक तो हमने लिख लिया, जब क्या है सी छोटा है, सी क्या है, सी छोटा है ई से, सी छोटा है ई से, ई छोटा है डी से, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या चीज कॉमन है, डी कॉमन है, वो सबसे लास्ट में क्या आया डी। अब डी से जोड़ेंगे, डी छोटा है और बराबर है जी के, और जी छोटा है बराबर है एच के। देखो अब क्या बात हुई, ए बड़ा है बराबर है बी से, बी छोटा बड़ा है सी से, बिल्कुल सही बात। अब क्या है, सी छोटा है, सी क्या है छोटा है बराबर है ई से, और ई छोटा है बराबर है डी के, डी छोटा है बराबर है जी से, जी छोटा है बराबर है एच के। यानी ये समीकरण, ये निष्कर्ष ये कथन हमने अपने जो हम क्लास कल की क्लास और आज की क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा, सेम बिल्कुल ऐसा ही हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या है सेम फेसिंग है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है सेम फेसिंग है। अगर मैं ए और एच की बात करूं, ए और एच में क्या है हमारी अपोजिट फेसिंग है, अपोजिट फेसिंग है। बात किसकी हुई, पहले क्वेश्चन में बात हुई ए और एच की बात हुई, बात किसकी हुई ए और एच की बात हुई, यानी ए और एच के बीच का संबंध है, और ए और एच में क्या है अपोजिट फेसिंग है, और अपोजिट फेसिंग में क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 में ये दोनों बात क्लियर की है, तो क्या होगा आइदर और। अगर मैं आपके सामने निष्कर्ष नंबर 3 की बात करूं, निष्कर्ष नंबर 3 पे किसकी बात हुई, बी और एच की बात हुई। निष्कर्ष नंबर 3 पे क्या हुई, बी और एच की बात। एच से सी तक तो है सेम फेसिंग, लेकिन बी पर जाकर क्या होगी हमारी अपोजिट फेसिंग होगी, और अपोजिट फेसिंग में क्या होगा, बी एच से बड़ा भी होगा, बी एच से छोटा भी होगा, बी एच के बराबर भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, बी एच से बड़ा है, बी एच के या बराबर है, लेकिन बी एच से छोटा भी तो होना चाहिए। और अधूरा निष्कर्ष हमेशा कैसा होगा, अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 4 पे किसकी बात हुई, निष्कर्ष नंबर 4 पर भी बी और जी की बात, निष्कर्ष नंबर 4 पर बी और जी की बात। जब निष्कर्ष नंबर 4 का देखेंगे तो बी और जी में क्या है अपोजिट फेसिंग है, और अपोजिट फेसिंग में क्या होगा, बी जी से बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, बराबर भी होगा। लेकिन इसने क्या किया, बी जी से छोटा भी है, बी जी से बराबर भी है, लेकिन बी जी के बराबर नहीं है, तो निष्कर्ष नंबर 4 भी कैसा होगा, निष्कर्ष नंबर 4 भी गलत होगा। अब बात किसकी हुई, डी और सी के बीच की बात, डी और सी के बीच की बात। क्या फेसिंग है, सेम फेसिंग है। क्लास नंबर 1 याद करोगे, सेम फेसिंग में अगर इनके बीच में सारे निशान डबल है तो निष्कर्ष में भी निशान डबल होंगे। लेकिन डी बराबर सी के है नहीं, जी डी बराबर सी के नहीं है, डी बड़ा भी है और बराबर भी है सी से, निष्कर्ष नंबर 5 भी कैसा होगा, निष्कर्ष नंबर 5 भी गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 6, डी छोटा है सी से, डी और सी के बीच की बात हुई, डी और सी के बीच में सेम फेसिंग है, और सेम फेसिंग में कैसे निशान है, डबल निशान है, तो निष्कर्ष में भी डबल निशान होंगे। लेकिन निष्कर्ष में कैसा निशान है, सिंगल निशान है, तो ये निष्कर्ष गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 7 की मैं आपके सामने बात करूं, बी और डी के बीच की बात है,
निष्कर्ष नंबर 7 पर बी और डी के बीच की बात हुई। बी और डी में क्या है, अपोजिट फेसिंग है, और जब अपोजिट फेसिंग होगी तो बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा और या छोटा होगा। लेकिन क्या बोल दिया, बी बड़ा भी है, बराबर भी है डी से, लेकिन छोटा नहीं है। तो निष्कर्ष नंबर 7 कैसा होगा, गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 8 की मैं आपके सामने बात करूं, निष्कर्ष नंबर 8 क्या है, सी बड़ा भी है और बराबर भी है जी से, यानी सी और जी के बीच की बात हुई। सी और जी के बीच की बात हुई। जब सी और जी के बीच की बात होगी तो कैसे निशान है, यानी निशान है सेम फेसिंग है, यानी एक ही तरफ मुंह कर रहे, और निशान कैसे हैं, डबल निशान है, यानी सी जी से बड़ा भी है। जब सी जी से बड़ा भी है और इसने क्या कह दिया, सी कैसा है, यहाँ पे छोटा है, उसने क्या कह दिया, बड़ा है। तो निष्कर्ष नंबर 8 कैसा होगा, निष्कर्ष नंबर 8 भी हमारा गलत होगा। और अगले निष्कर्ष में क्या बात करी, सी छोटा है जी से। जी बिल्कुल, सी छोटा तो है जी से, लेकिन सेम फेसिंग है और सेम फेसिंग पे डबल निशान है। तो निष्कर्ष में भी डबल निशान होने चाहिए, लेकिन निष्कर्ष में कैसे निशान है, सिंगल निशान है। तो कैसा होगा, निष्कर्ष नंबर 9 भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो एक या दो अनुसरण करते हैं और बाकी सब क्या है, गलत है। आपके एग्जाम में केवल एक या दो निष्कर्ष होंगे और ज्यादातर ये कथन आपके बैंकिंग में देखने को मिलेगा, ये वाले और नॉट इक्वल टू। इससे पहले जो 3 क्लास थी वो किसके लिए थी, आपके जितने यूपी स्टेट के एग्जाम हो गए, एसएससी के एग्जाम हो गए, वे उसके लिए क्लास थी। आज की क्लास और कल की क्लास, आज की क्लास ये होगी, यानी हम स्टेटमेंट को आपस में कैसे मर्ज करेंगे, और कल की क्लास स्पेशल होगी बैंकिंग के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू पर कल हम चर्चा करेंगे। अगर मैं आपके सामने कथन नंबर 3 की बात करूं, अगर मैं आपके सामने कथन नंबर 3 की बात करूं, हम कथन नंबर 3 को आपस में कैसे मर्ज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना, ए बड़ा है बराबर है बी से, बी बड़ा है बराबर है सी के, सी बराबर है डी के, और डी बड़ा है बराबर है ई से। यानी हमने यहां से यहां तक नोट करें। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, हम यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एक बात बताओ, इन दोनों में, इन दोनों कथन में कौन है, तो दोनों कथन एक ही, ये अलग भी है, ये अलग है, लेकिन कथन है दोनों एक ही। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है सी। जब इन दोनों में सी कॉमन है और यहाँ भी सी है, तो हमें सी से जोड़ना होगा। इससे पहले जो कुछ कॉमन था हमने उससे जोड़े थे, लेकिन यहाँ भी सी कॉमन है और यहाँ भी सी कॉमन है, तो हमें किससे जोड़ना होगा, सी से जोड़ना होगा। अगर मैं आपके सामने जोड़ूं, सी छोटा है और बराबर है, सी छोटा है और बराबर है पी से, देखियो ऊपर हो जो नीचे हो, इससे आपके साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सी अब इतना जोड़ूंगा, सी छोटा है बराबर है पी से, पी छोटा है बराबर है क्योंकि, और क्यों छोटा है आर से। ये इतना मैंने जोड़ लिया। अब ये बचा, इसका क्या है, सी क्या है, सी बड़ा है, क्या है, सी बड़ा है एन से, और एन बड़ा है बराबर है एन से। ये आपको क्या लग रहा है, लग रहा है, लेकिन ये क्या है, निशान है, यानी प्रतीक है। ये क्या है, निशान, जिसे हम क्या बोलेंगे, ये है चिन्ह। अब बात करेंगे निष्कर्ष में। निष्कर्ष क्या बोल रहे, निष्कर्ष बोल रहे ए बड़ा है बराबर है पी के, यानी ए से अगर मैं पी की बात करूं, ए से अगर मैं आपके सामने पी की बात करूं, तो ए और पी के बीच में क्या अंतर होगा। देखो ए बड़ा भी है बी सी, और सी क्या है, यानी ए से सी, ए बड़ा भी है बराबर भी है बी के, बी बड़ा भी है बराबर भी है सी के, और सी क्या है, सी छोटा है, सी छोटा है बराबर है पी से, यानी पी बड़ा है। यानी निष्कर्ष में इसकी बात की, और जब निष्कर्ष में हमारे सामने इसकी बात होगी तो हमें क्या मिली, हमें मिलेगी अपोजिट फेसिंग। और अपोजिट फेसिंग में हम क्या करेंगे, अपोजिट फेसिंग में हम करेंगे या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। लेकिन ए और पी के बीच में क्या संबंध दिया, ए और पी के बीच में दिया ए
P से बड़ा भी है बराबर भी है लेकिन छोटा नहीं है, तो निष्कर्ष नंबर 1 कैसा होगा? निष्कर्ष नंबर 1 गलत होगा। अब बात किसकी दी? B और P की बात दी। किसकी बात दी? निष्कर्ष नंबर 2 में किसकी बात दी? B और P की बात दी। जब B और P की बात दी तो दोनों में क्या है? अपोजिट फेसिंग है, और अपोजिट फेसिंग में तीन बातों को हमें याद रखना बहुत जरूरी है, या तो बड़ा होगा, या बराबर होगा, या छोटा होगा। B और P में B बड़ा भी दे दिया, B बराबर भी दे दिया, लेकिन B P से छोटा नहीं दिया, और अधूरा निष्कर्ष हमेशा कैसा होगा? अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 4 में हमें क्या किया? निष्कर्ष नंबर 4 में M और P के बीच की बात हुई। निष्कर्ष नंबर 4 में M और P के बीच की बात हुई, यानी अगर मैं इसकी बात करूं, केवल इसकी तो बात हुई, और M और P के बीच की बात में क्या हो? देखा, M और P के बीच में क्या है? M और P के बीच में डबल निशान, डबल निशान, डबल निशान, डबल निशान, लेकिन यहाँ पे क्या निशान आ गया? यहाँ पे सिंगल निशान आ गया। अगर इन एक्सप्रेशन के बीच में सारे वेरिएबल डबल है और या एक भी सिंगल आ जाए तो निष्कर्ष सिंगल वाला सही होगा। M और P के बीच में डबल 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 डबल, लेकिन यहाँ पे सिंगल आ गया, और यहाँ पे क्या है? सिंगल ही निष्कर्ष सही होगा। P बड़ा है M से, तो निष्कर्ष नंबर 4 कैसा होगा? निष्कर्ष नंबर 4 हमारा सही होगा। निष्कर्ष नंबर 5 की अगर मैं आपके सामने बात करूं, निष्कर्ष नंबर 5 M बराबर है R के, किसकी बात हुई? M और R की बात हुई, सॉरी M और R, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे R तो हमें निष्कर्ष में कहीं नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? P होगा, या फिर सॉरी क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। ये R ही है, ये क्या है? ये R ही है, ये क्या है? R है, ये P की जगह क्या है? R है। अब क्वेश्चन सही है, M और R, ये क्वेश्चन कैसा होगा? अब ये क्वेश्चन सही होगा। B और P की बात करूं, M B और P, चलो ये तो सही है। अगर मैं आपके सामने निष्कर्ष नंबर 5 की बात करूं, M और R की बात करूं, M बराबर है R के, M बराबर तो R के नहीं है, सेम फेसिंग है, बीच में निशान कैसा है? सिंगल है, तो निष्कर्ष में भी निशान कैसा होगा? सिंगल होगा, तो निष्कर्ष नंबर 5 कैसा होगा? गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 6 की आपके सामने बात करूं, C और R के बीच की बात हुई, C और R के बीच की बात हुई, C और R के बीच में निशान कैसे है? यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, लेकिन निशान यहाँ पे कैसा है? सिंगल, तो सिंगल निष्कर्ष सही होगा, तो निष्कर्ष नंबर 6 भी कैसा होगा? गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 7 की मैं आपके सामने बात करूं, तो निष्कर्ष नंबर 7 D और P के बारे में बताया, यानी D बराबर है C के, और C छोटा है, C छोटा है P से, यही तो बात हुई। D और P के बारे में बात हुई, और इसमें क्या कहा? D, इसमें यानी बराबर के होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या कहा? P बड़ा है बराबर है, लेकिन इसमें क्या कहा? P छोटा है, तो निष्कर्ष नंबर 7 भी कैसा होगा? गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 8 की मैं आपके सामने बात करूं, C और N के बीच की बात करूं, यानी C और N के बीच की बात करूं, C बड़ा भी है बराबर भी है N से, लेकिन इसमें क्या कह दिया? देखो, C बड़ा भी है बराबर भी है N से, लेकिन यहाँ पे क्या कहा? C एक बार बड़ा बोल दिया और एक बार बराबर बता दिया। अगर एक बार दो अलग अलग कथन में आ जाए, C बड़ा भी है N से और C बराबर भी है N के, तो वहां पर किसका निर्माण होगा? आइदर और का निर्माण होगा। निष्कर्ष नंबर 8 और निष्कर्ष नंबर 9 में क्या होगा? आइदर और। अगर मैं आपके सामने निष्कर्ष नंबर 10 की बात करूं, निष्कर्ष नंबर 10 C और P के बारे में बात हुई, C और P के बारे में बात हुई, C छोटा है बराबर है P से, C छोटा है बराबर है P से, तो निष्कर्ष नंबर कैसा होगा? 10 होगा। निष्कर्ष नंबर 11 की आपके सामने बात करूं, तो निष्कर्ष नंबर 11 में D और P के सामने की बात की, यानी D और P के सामने की बात हुई। जब D और P के सामने की बात हुई तो D P बड़ा भी है बराबर भी है P से, लेकिन इसमें क्या कह दिया? D
बड़ा है P से, यानी न्यूट्रल बराबर के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P बड़ा है लेकिन इसमें क्या कह दिया, P छोटा है। और निष्कर्ष नंबर 12 की मैं आपके सामने बात करूं, E और R के बीच की बात हुई, E और R के बीच की बात हुई। जब मैं E से R पर जाऊंगा तो क्या मिलेगी, हमें सेम फेसिंग मिलेगी। और सेम फेसिंग में E वहां पे बड़ा है लेकिन यहाँ पे E क्या है, हमें यहाँ से पता लग गया E छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, निष्कर्ष नंबर 12 भी गलत होगा। उम्मीद करता हूं अगर ये मर्ज करने वाले निष्कर्ष भी आपकी समझ में आए होंगे, अपोजिट फेसिंग वाले। पहले 3 क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, यानी इसे एक बार आप मर्ज करेंगे। जैसे z बड़ा है बराबर है y से, y बराबर है r के, r बड़ा है x से और x बड़ा है o से, x बड़ा है o से। क्या चीज कॉमन है, इसमें भी r कॉमन है, इसमें भी r कॉमन है, तो इस कथन को हम r से मर्ज करेंगे। जैसे r क्या है, छोटा है, r छोटा है k से और क्या है, छोटा है m से, यानी मर्ज हो गया। r छोटा है k से और k छोटा है m से, यहां से यहां तक तो मर्ज हो गया। अब क्या बचा, ये बचा। अब क्या हो गया, s, अब क्या बचा है हमारे सामने, s r बड़ा है बराबर है s के, s बड़ा है बराबर है t के और t बड़ा है बराबर है u के, t बड़ा है बराबर है u के, यानी r बड़ा है बराबर है s के, s बड़ा बराबर t के और t बड़ा बराबर u के। निष्कर्ष क्या गया, निष्कर्ष नंबर 1, z और o के बीच की बात हुई, z और o के बीच की बात हुई, z और o में क्या है, सेम फेसिंग है। और जब सेम फेसिंग होगी तो क्या होगा, अगर डबल निशान डबल, सिंगल निशान सिंगल निशान, जब सेम फेसिंग होगी तो निष्कर्ष, अगर एक बार सिंगल आ जाए तो निष्कर्ष भी सिंगल निशान वाला सही होगा। तो निष्कर्ष नंबर 1 कैसा होगा, निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा। अगले में क्या बात हुई, अगले में z से m की बात हुई। अगर मैं आपके सामने z बड़ा है बराबर है y के, y बराबर है r के, r छोटा है k के और k छोटा है m के, यानी ये निकल गया, ये कथन निकल गया। और इस कथन की बात करूं, इस कथन में हमें क्या मिला, अपोजिट फेसिंग मिली। और अपोजिट फेसिंग में क्या होगा, बड़ा भी होगा बराबर भी होगा या छोटा होगा। z और m से क्या दे दिया, बड़ा भी दे दिया, z m से क्या दे दिया, छोटा भी दे दिया, लेकिन z m से क्या नहीं दिया, बराबर नहीं दिया। तो निष्कर्ष नंबर 2 और निष्कर्ष नंबर 4 भी आपकी समझ में आया होगा। निष्कर्ष नंबर, अगर मैं आपके सामने 3 की बात करूं, निष्कर्ष नंबर z से k की बात हुई, यानी z से k की बात हुई, यानी यहां से यहां तक की बात हुई। z बड़ा है बराबर है y के, y बराबर है r के और r छोटा है k के, और r छोटा है k के, यानी हमें क्या मिलेगा, अपोजिट फेसिंग मिली। क्या मिली, अपोजिट फेसिंग। और अपोजिट फेसिंग में हमेशा 3 बातों का याद रखना होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। तो आपके सामने निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूं होगा कि आपके 4 क्लास में सेम फेसिंग और अपोजिट फेसिंग, और इसमें जो ये कथन है, ये मर्ज करने वाले कथन है, आपके समझ में आए होंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन ही सोल्व करूंगा। जो मेरी कल की क्लास होगी, कल की क्लास मेरी केवल बैंकिंग बेस होगी, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम, नॉट इक्वल टू। पढ़ाने वाला तो आज में नॉट इक्वल टू था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे, जैसे ये मर्ज कैसे करें, ये कथन को कैसे मर्ज करें, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो मैं आज ये वीडियो लेकर आया जो हम ये कथन को एक साथ मर्ज करके उनके निष्कर्ष हम कैसे सही और कौन सा गलत होगा। और जो मेरी कल की क्लास होगी, कल की क्लास मेरी बैंकिंग बेस होगी, जिसमें कल हम टॉपिक पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू, और एक क्लास और होगी इसकी जिसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का रीजनिंग का एक अलग पोर्शन है, लेकिन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन इनइक्वालिटी में भी होगा, यानी
गणितीय संख्याएं, इसके बाद में 2 वीडियो और होगी और 2 वीडियो के बाद इनइक्वालिटी समाप्त होगी। उम्मीद करूंगा इस 2 वीडियो के बाद भी इनइक्वालिटी में आपका कोई भी डाउट ना बचे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं इस वीडियो के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक शेयर करूंगा, उस पर आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो, जिसका मैं खुद ही आंसर दूंगा। आशा करता हूँ आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।